Shimla tomorrow. अब देखो tomorrow is generally used for a future phrase, but हमेशा टाइम पे ही डिपेंड नहीं करना है। देखो यहाँ पे going to क्यों आया, because it's पहले से फिक्स्ड है सर कि हमें जाना ही है। We are eating out tonight. We are eating out tonight means they are going for having a food in a hotel tonight. So you use we are eating out, not we will be going to eating out. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वहां पे है। हमें जो पहले का तरीका है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, प्लस वो भूल जाना, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे टेंस नहीं तैयार करने। टेंस हमें ऐसे याद कर ढंग से तैयार करने हैं कि कहाँ पे गोइंग टू आता है, कहाँ पे फ्यूचर की नीड के बावजूद प्रेजेंट कंटिन्यूस से काम लेते हैं। जैसे प्लानिंग फिक्स्ड हो, प्रोग्राम फिक्स हो, ओकेजन फिक्स्ड हो, कैलेंडर फिक्स्ड हो, देन देयर लाइक दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड। जैसे मिस्टर अब्दुल रहमान is arriving this evening, is arriving क्या आएगा यहाँ पे, is arriving, ना कि will arriving this evening। Why? आज की इवनिंग है, फिक्स्ड है प्रोग्राम, इसलिए is arriving। प्रेजेंट की फॉर्म is are am प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, that would be used। ठीक है। अगर पर्सनल अरेंजमेंट हो, that I am receiving my cousin tonight, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है दोस्तों। क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, नॉट पास्ट। ओके, पास्ट नहीं, प्रेजेंट आता है। चलते हैं आगे। देखो अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस पे। किस पे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम उसको तब काम में लेते हैं कि कोई काम है वो फ्यूचर के अंदर प्रोग्रेस पे रहेगा। जैसे आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। सपोज कर रहा है पहले से, ये सपोज वर्ड बता रहा है कि पर टेंस अभी का नहीं है। ये वर्ड क्या कह रहा है? इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। जब हम स्टार्ट हो जाएंगे तो रेन होना शुरू हो जाएगी। पता कहां से चला? सपोज वर्ड से। अदरवाइज इट वुड बी इन द कंटिन्यूस फॉर्म, अदरवाइज इट वुड बी इन कंटिन्यूस फॉर्म। कैन आई सी यू, कैन आई सी यू एट 5 o'clock, क्या मैं तुम्हें 5 o'clock पे देख मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट कम, देन आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी। अब देखो वो पहले प्रेजेंट में पूछ रहा है कैन आई सी यू एट 5 o'clock, लेकिन वो बोल रहा है कि प्लीज डोंट कम। देन उस समय, देखो ये देन होता है, इसका मतलब होता है तब। ये टाइम फ्रेज है, टाइम के लिए आता है। और ये देन आता है कंपैरिजन के लिए। किसके लिए दोस्तों? कंपैरिजन के लिए। ओके, कि नहीं आई विल बी वॉचिंग टेनिस मैच ऑन टीवी। अब ये प्रोग्राम फिक्स्ड है, ठीक है। उस समय वो, यार मैं उस समय मत आना तुम, उस समय मैं मैच देख रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना पर, ठीक है। तो ये पहले से कोई फ्यूचर का इवेंट है उसको बता रहा कि कई बार हम फ्यूचर कंटिन्यूस को कोई ऑलरेडी प्लानड चीजों में भी बताते हैं, जब वो नॉर्मल कोर्स में बताते हैं, जब फिक्स्ड ज्यादा जरूरी नहीं है उसको। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, यार संडे तक यही हूँ, नॉर्मल थिंग, जनरल स्टेटमेंट के लिए। फिक्स्ड कोई चीज नहीं है, बट लाइक दिस, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो हमसे मिलेगा नेक्स्ट वीक में। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। अब हाँ आ रहा है, पता नहीं कब आ रहा है, लेकिन आ रहा है, तो पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। अब देखो B+2 का कब यूज होता है? बी मतलब बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहा है अमेरिका नेक्स्ट मंथ। द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट। द कॉन्फ्रेंस
इज टू डिस्कस। अब देखो मतलब क्या है, सीधा हेल्पिंग वर्ब प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बी फॉर्म। तो बी फॉर्म यूज की जाती है फॉर्मल स्टाइल में, जैसे न्यूज रिपोर्ट्स में द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट। अब ये क्या है, न्यूज रिपोर्ट थी। दूसरा वाला प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, प्रोग्राम फिक्स्ड है इसलिए क्या है, इज प्लस टू। क्या आया, इज प्लस टू। चलते हैं आगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहाँ काम में आता है, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हम तब काम में लेते हैं जब एक्शन कंप्लीट होगा कोई सर्टेन टाइम में। एक्शन कंप्लीट होगा कोई सर्टेन टाइम। ओके, जैसे कि आई सेल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन। मैं अपनी एक्सरसाइज तब तक लिख चुका होऊंगा। आई सेल हैव रिटन। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी पहचान क्या है, पहले ये देखो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे सेल आया, सेल कब आएगा, जब आई और वी ये दोनों साल लेते हैं। सर आज साल हैव रिटर्न, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव है, तो तीनों चीजें मिली। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, सिंपल प्रेजेंट टेंस बिफोर यू गो टू सी हिम, ही विल हैव लेफ्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो जो पहले हो चुका बिफोर, उससे पहले आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आफ्टर इट प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्क, क्या कर चुका होगा, उससे काम कर चुका होगा फॉर 5 years। आई विल हैव, आई शेल हैव भी आ सकता है, आई विल हैव भी आ सकता है। शेल हैव वुड बी ज्यादा, विल बी मोर परफेक्ट। हैव फॉर 5 years। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब एक ही टेंस रह गया उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें और इसमें क्या फर्क है, वही चीज विल प्लस सेल प्लस हैव प्लस बीन इस बार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस ये पहचान, 5 चीजें ध्यान रखना। पहले हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके बाद में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे बाय नेक्स्ट मार्च वी सेल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। नेक्स्ट मार्च आएगा तब तक हम यहाँ रह चुके होंगे 4 years तक, 4 years तक। ठीक है, I will have been teaching here for 20 years next July. By next March, we shall have been living here for 4 years. I will have been teaching for 20 years next July। ठीक है, अब देखो ये एक्सरसाइज करते हैं कि यहाँ पे सुटेबल वर्ब देनी है आपको। प्लेन एट 30 अराइव्स या विल अराइव, क्या टाइम फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। जब टाइम फिक्स हो तो फिर चाहे वो फ्यूचर का हो, हमें कौन सा टेंस देना होता है, प्रेजेंट का। सो हियर इट वुड बी अराइव्स नॉट विल अराइव। आई विल फोन यू व्हेन ही कम्स बैक, पहले वो जब फोन तब करेगा ना, पहले जब वो आएगा। सो द कंडीशन डिपेंड ऑन द प्रेजेंट टेंस ऑफ हिम, नॉट द फ्यूचर टेंस। वो आएगा, वो आ रहा होगा, मैं फोन कर रहा होऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा, पहले वो आएगा बाद में फोन करेगा। सो कम्स बैक इज द राइट आंसर। व्हेन आई गेट होम माय डॉग एट द गेट वेटिंग फॉर मी, जब मैं जाऊंगा, व्हेन आई गेट होम ये पहला प्रेजेंट में, पहले ये हो जाएगा, माय डॉग विल बी सिटिंग एट द गेट, तो सिट्स नहीं आएगा, यहाँ सिटिंग आएगा।
I visit the Joes in this evening. I am visiting. Okay, I am visiting. Continuous प्लानेड है वो, ठीक है, जनरल चीज है. Look at those black clouds. It is going to rain. It is going to rain. When thing is very fixed, okay, it will rain not. It is going to rain. बरसात हो सकती है. कल ही ऐसे सेंटेंस करवाए थे, वहीं से है. ओके. The train before we reach the station. Train will have arrived. Train arrives not. Train will have arrived. एक फ्यूचर का, दूसरी प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन. सो पहले क्या होगा, जब फ्यूचर परफेक्ट का वो कंडीशन पूरी होगी पहले, फ्यूचर परफेक्ट. Perhaps we visit महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ. We will visit महाबलेश्वर या we visit. Perhaps लगा दिया वर्ड, मतलब शायद, तो फिर we will visit. ठीक है, पक्का नहीं है तो फ्यूचर. Unless we start now, we can't be on time. Unless we will start now. Unless we start now. प्रेजेंट पे डिपेंड करती है कि हम फ्यूचर में पहुंचेंगे. तो ये आप कर सकते हो घर पे, जो एक्सरसाइज है. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस जनरली डिस्कस हो गए हैं. हेलो. हाँ, आना एक बार. Let's friends, let tell you that your हाँ, आपके जो टेंसेज हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. तो आप प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज लगा सकते हो. ओके, सारों की एक्सरसाइज लगा सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क है, प्रेजेंट सिंपल में क्या फर्क है, फ्यूचर सिंपल में क्या फर्क है. एवरीथिंग वुड बी कैन बी डन बाय. ओके. सो दिस इज द वे कि हमने इतने टेंस किए. 3 टेंस है. तीन, उन तीनों में क्या है कि पहले प्रेजेंट है, उसके 4 पार्ट है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. उनकी पहचान दिमाग में रखनी जरूरी है कि प्रेजेंट सिंपल कैसे है, उसकी क्या पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान है, कि इज आरम कहाँ पे आता है. ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, इज आरम. डू डज, ये भी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की. हेज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है. और हेज, हैव प्लस बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है. ओके. तो ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, कि जो टेंस है उसको हमें ध्यान में रखते हुए करना है. तो थोड़ी देर बने रहिए, हम आगे का टॉपिक है वो यहीं से शुरुआत करते हैं. ठीक है. उसी में hit कर.
ज्यादा नहीं है सर। इस सर ये एक क्लास हो जाएगा। हाँ, ये एक क्लास हो जाएगी। इसके So the next topic, my friends, is verb, person and number. ठीक है, जो अगला टॉपिक है जहां पे है, देखो वर्ब अभी तक पढ़ी थी हमने, फॉर्म ऑफ द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। द सेकंड वर्ब इज पर्सन एंड नंबर, दैट हाउ ए पर्सन एंड हाउ ए नंबर इज देयर। उसको पढ़ने के लिए हमें वर्ब को और डिटेल में समझना है। वहां पे ही कहा था मैंने कि वर्ब इज नॉट ए सिंगल कॉन्सेप्ट, इसको अलग अलग तरीके से। तो वर्ब जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, तीन तरह की होती है वर्ब। जैसे वर्ब पहली, जैसे आई स्पीक सिंपली, यू स्पीक, तो यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज हुई, ऊपर भी प्लूरल की तरह। लेकिन जब सिंगुलर, प्योर सिंगुलर आया ही, तो वो स्पीक के आगे क्या ले ली, एस। तो क्या पता चला कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के या मेन वर्ब के, वेन मेन वर्ब के आगे एस या एस लगता है, देन इट बिकम्स प्लूरल, देन इट बिकम्स सिंगुलर वर्ब। क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। देखो जैसे आई था स्पीक, यू था स्पीक। ओल्ड इंग्लिश में यू को ही बोला जाता था दाओ, याद रखना, कई बार आ जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा यू फॉर यू, मतलब दाओ मतलब भी तुम ही होता है। ओके, ही स्पीक्स, ही इज सिंगुलर एंड एस या एस लिया तो ही स्पीक्स। दिस इज बिकॉज द डिफरेंस इन द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑल थ्री आर द सब्जेक्ट ऑफ द सिंगुलर नंबर। हालांकि तीनों के तीनों ही क्या है, सिंगुलर होते हैं। यू तो प्लूरल और एज वेल एज सिंगुलर दोनों होता है, बट यहाँ पे तीनों ही, यू स्पीक उस वो अपने से पूछ रहा है, तो यहाँ पे तीनों ही क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे देखो कि पहला सेंटेंस, पहला द सब्जेक्ट इज ऑफ द फर्स्ट पर्सन, देयरफॉर द वर्ब इज आल्सो ऑफ द फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, द वर्ब इज आल्सो ऑफ द सेकंड पर्सन। देखो वर्ब फर्स्ट पर्सन की है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन का, ये सेकंड पर्सन की, और ये थर्ड पर्सन का। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसा पर्सन होता है वैसा ही सब्जेक्ट होता है, और वैसी ही वर्ब रहती है, सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, अब हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, वर्ब जैसे कि नाउन और प्रोनाउन हो, इज द नंबर ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे हम कह सकते हैं कि ही स्पीक्स, अब देखो एस या एस लगा जब वो सिंगुलर था, ही या सी। ठीक है, दे स्पीक, लेकिन जब भी जैसे ही वो प्लूरल हुआ दे, तो वो वहां पे क्या हुआ, एस या एस निकाल दिया, दे स्पीक। इसलिए ये इसलिए हुआ बिकॉज डिफरेंस इन नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड बोथ द सब्जेक्ट आर ऑफ द थर्ड पर्सन। सारे सब्जेक्ट किसके हैं, थर्ड पर्सन के। द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, therefore the verb is singular. In second sentence subject is plural, therefore the verb is plural. इसलिए verb क्या है, plural है। ठीक है, we thus see that the verb takes the same number as its subject or that the verb agrees with its subject in the number। तो क्या पता चला कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट वैसी कैसा लेता है वर्ब। अगर दे प्लूरल आया तो वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल। वर्ब के आगे से एस या एस हटाया तो वर्ब क्या हो गई, प्लूरल। लेकिन हम पहले से भी देख चुके हैं कि सब्जेक्ट पर्सन के अंदर हम, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ब एग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन की सेम नंबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नंबर का। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कैसे होना चाहिए, सिंगुलर नंबर का। देखो अभी आप टेंस में सीख के आए हो, अभी आप टेंस में सीख के आए हो कि सपोज कर लो कि आई एम हियर, आई एम हियर। क्या क्या सपोज क्या किया कि आई एम हियर,
मैं यहाँ हूँ, और आई वॉज हियर, मैं यहाँ, आई वॉज दियर, मैं वहां था, आई हैव ए बेट, मेरे पास एक बैट है, आई प्ले क्रिकेट। अब देखो, अब यहाँ पे पहला वर्ड है आई एम हियर, मतलब कौन है यहाँ पे, है वो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो अगर यहाँ पे है तो एम, आई क्या लेता है, एम। क्या हो गई है इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर, एम, हैज और हैव। ठीक है, और हैज और हैव और प्लस बीन, ये प्रेजेंट टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसे लेती है ये, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आई आया है तो आई के साथ आता है एम। अगर सब्जेक्ट, ये किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, या प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूस की। ये किसकी है, हेज और है प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। हेज कब लेगा दोस्तों, जब सिंगुलर होगा। हेव कब लेगा, जब प्लूरल होगा। हेज बीन कब लेगा, जब सिंगुलर होगा। हेव बीन कब लेगा, जब प्लूरल होगा। ओके, हेज और हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। ठीक, हेव, हेज प्लस हेव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये किसकी पहचान है, इसकी पहचान है। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहा, थर्ड पर्सन का रहा, तो वर्ब मस्ट बी ऑफ सिंगुलर नंबर। ही इज हियर, ही वाज देयर, ही हैज ए बेड, ही प्लेज क्रिकेट, ये क्या है, ये सारे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। ओके, देखो एक मूल जो फंडामेंटल डिफरेंस है नाउन और वर्ब में, नाउन और वर्ब में। और वर्ब कौन सी बात कर रहा हूं मैं, मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब तो अभी इजार हम वाज वर्ब को डिस्कस करना था, उनके अलावा मेन वर्ब कौन सी होती है, जिनकी तीनों फॉर्म होती है। जैसे प्ले, जैसे ईट, जैसे डांस। ठीक है, अब देखो नाउन, कोई भी नाउन होता है, जनरल रूल है कि उसके आगे एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। और जब ये एस या ई एस नहीं होता तो वही नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, वही नाउन सिंगुलर हो जाता है। क्या उल्टा है दोस्तों, कि जब वर्ब के आगे एस या ई एस जुड़े तो वो प्लूरल की बजाय सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंगुलर। जैसे शी डांसेस, शी डांसेस, ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन दे ईट, नॉट दे ईट्स नहीं आएगा, दे ईट। क्यों, क्योंकि दे प्लूरल, तो वर्ब के आगे से एस या एस हटाना होगा। अगर वर्ब के आगे एस या एस नहीं आए, देन इट बिकम्स प्लूरल, देन इट बिकम्स प्लूरल। ठीक है, जैसे दे डू नॉट कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। तो डू नॉट के बाद में क्या आया, कंप्लीट। तो डज नॉट क्यों नहीं आया, एस या एस नहीं आता जब प्लूरल हो। ये प्लूरल है क्या, दे, बिल्कुल, दे मतलब कई लोग, इसलिए ही के बाद प्लेस। देखो ये वर्ब एस या एस को फॉलो कर रही है, रूल को बिल्कुल कर रही है। ही इज सिंगुलर, इसलिए ही हैज ए बेड, तो उसके पास एक बेड है। ठीक है, इसलिए क्या आया, ही हैज ए बेड। ही वाज देयर, तो ही वाज देयर
के साथ में क्या आया, ही सिंगुलर है इसलिए वॉज भी सिंगुलर है, ही वर देयर नहीं है, ही वर देयर नहीं आ सकता। वाई, बिकॉज ही इज सिंगुलर। वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। ही इज हियर, वो यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे क्या आया, इज। ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो, थर्ड पर्सन हो, वर्ब मस्ट बी ऑफ प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन। ओके। दे आर हियर, वो यहाँ है, दे आर हियर, वो यहाँ पे है। ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आर हियर, मतलब वो यहाँ पे है। दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। इसलिए क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। ध्यान रखना दोस्तों। देवर देर, मतलब ये भी क्या है, प्लूरल है। दे वर देर, दे प्लूरल, वर भी प्लूरल। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, वर। दे हैव बेड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। वाई, दे हैज बेड क्यों नहीं आया, बिकॉज दे इज प्लूरल, सो हेयर इट विल कम हैव, नॉट हैज। दे प्ले क्रिकेट, अब प्लेस क्यों नहीं आया, प्लेस कब आता, जब ही आता। वर्ब के आगे से एस ई आई एस निकाला तो हमें क्या मिला, प्लूरल। अगर कुछ लैंग्वेज में वर्ब चेंज होती है विद द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, इन मॉडर्न इंग्लिश verbs have lost all their inflection for number and person except in the third person of the singular number। इसलिए कि कई बार लैंग्वेज में वर्ब चेंज हो गया। पहले ऐसे यूज होता था आई स्पीक्स, क्योंकि आई सिंगुलर है, बट आजकल आई स्पीक ही यूज लेते हैं, यू स्पीक ही यूज लेते हैं, यू स्पीक, जबकि यू बहुत सिंगुलर और प्लूरल होता है करंट इंग्लिश में, इसलिए इसको यू स्पीक, वी स्पीक, वी के साथ भी स्पीक, आई के साथ भी। तो ये ध्यान रखना, आई और यू के साथ में आई स्पीक्स नहीं आता, यू स्पीक्स नहीं आता, क्या आता है दोनों के साथ में, कि दोनों के ही साथ में आता है, यू स्पीक्स एंड आई स्पीक्स। तो ही स्पीक्स, दे स्पीक, he speaks, they speak। यहाँ पे देखो, जब ही आया then the verb become plural singular। ठीक है, when they plural is used, subject plural, तो verb भी plural, they speak, as हटा लिया ना इसमें। ठीक है, the only exception is the verb to be। जैसे पहली वर्ब आई एम, प्लूरल में वी आर, यू आर, यू आर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, यू आर, जबकि यू सिंगुलर भी है, बट इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी ही यूज होती है। ही इज, दे आर, ही के साथ में इज और दे के साथ में आर। ओके। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे आज वोकेबलरी करते हैं, वर्ड्स करते हैं। ओके, कि कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे कि तीन तरह के वर्ड्स होते हैं दोस्तों। एक होता है फोबिया, एक होता है फीलिया, और तीसरा वर्ड होता है दोस्तों मेनिया। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में, किसी भी पीसीएस एग्जाम में, किसी क्लर्क से लेके बड़े बड़े इंग्लिश एग्जाम में, वोकेब इज मस्ट, वोकेब इज मस्ट। हम जो अभी क्लासे होगी, पहला एक साउंड ग्रामर बेस बनाना जरूरी था, 4-5 टॉपिक में ले चुका हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो वहां से आपको ये जनरल आइडिया पता लग गया कि ग्रामर कैसे काम करती है। नाउ यू कैन गो फॉर द ग्रामर, टेंस भी हो चुके। सो अब कुछ वोकेब भी साथ
हम हर क्लास के साथ में 10-15 वर्ड वोकेब के करेंगे, सब करेंगे। जब तुम्हारे पास वोकेब होगी तो कोई कंपटीशन एग्जाम वुड बी मोर इजी है। ओके, जैसे फोबिया, पहला वर्ड जैसे मैं बोलूं, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। फोबिया मतलब डर। अब जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे मैं बोलूं हाइड्रोफीलिया, और यहाँ बोलूं हाइड्रोमेनिया। अब देखो तीनों में फर्क क्या है। फोबिया होता है सर डर। फोबिया क्या होता है सर? डर। डर होता है फोबिया। फीलिया क्या होता है? फीलिया मतलब लगाव, कोई चीज, नॉर्मल अफेक्शन टुवर्ड समथिंग। अब फोबिया डर होता है, भयानक डर। और मेनिया क्या होता है दोस्तों? कि मेनिया होता है कि जब एक्सेसिव अट्रैक्शन हो किसी के टुवर्ड्स, तो उसको बोलते हैं मेनिया। उसको क्या बोलते हैं? तो उस वर्ड के लिए मेनिया टर्म है। अब देखो फोबिया में क्या है कि हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड है वाटर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। जब भी मैं बोलूं वाटर से डर लगना तो हाइड्रोफोबिया। जब मैं बोलूं हाइड्रोफीलिया, वाटर से एक्सेसिव लगाव, ठीक है। मैं बोलूं हाइड्रोमेलिया, तो वाटर से एक्सेसिव लगाव, एक्सेसिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, दैट इज मेनिया। नॉर्मल अफेक्शन टुवर्ड्स समथिंग, हाइड्रोफीलिया। अब मैं कोई भी वर्ड दूं तो वो यही होगा, ऐसे ही होगा। जैसे मैं समझ लो कि तुम्हें दे दूं एक वर्ड, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। अब फोबिया मतलब क्या है सर? डर। बिब्लियो मतलब क्या है सर? बुक्स, बुक से डर लगना, दैट इज नोन एज बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बुक से डर लगना, तो वो है बिब्लियोफोबिया। अब देखो बिब्लियोमेनिया, मतलब बुक से एक्सेसिव अट्रैक्शन, एक्सेसिव फॉन्ड ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स बहुत अच्छी लगती है और हर टाइम बुक्स ही पढ़ता रहे, दैट इज नोन एज बिब्लियोमेनिया। थर्ड वर्ड, बिब्लियोफीलिया, बिब्लियोफीलिया मतलब नॉर्मल अफेक्शन टुवर्ड्स बुक्स, नॉर्मल अफेक्शन टुवर्ड्स बुक्स, तो वो बिब्लियोफीलिया से, उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोफीलिया। ओके, सो ऐसे हमें करना है। अब देखो आगे चलते हैं कि कुछ वर्ड्स और सीखते हैं इसी से बेसिस पे। बिब्लियो किससे रिलेटेड हो गया? बुक्स। अब देखो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया किससे रिलेटेड हो गया? क्रो मतलब हाइट, फ्लाई, जिसको फ्लाइट से डर लगे वो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। वन वो इज फियरफुल ऑफ हाइट, जिसको उड़ने से डर लगे सर, वो क्या है? एक्रोफोबिया। अब जिसको उड़ने के बजाय किससे डर लगे?
हाँ, उसको जिसको उड़ने की बजाय उसको शौक हो उड़ने का, एक्रोमेनिया। उसको क्या बोलते हैं? एक्रोमेलिया। बहुत ज्यादा कि हाँ मुझे पैरा जंपिंग ही करनी है, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेनिया। अब जिसको नॉर्मल अफेक्शन हो तो उसको बोलते हैं एक्रोफीलिया। एक्रोफीलिया, ठीक है। तो वो चीज क्या है? एक्रोफीलिया। तो हमें ये देखना है कि कैसे वर्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है। जैसे अभी मैं नया वर्ड देखूं, थैलेसोफोबिया। थैलेसोफोबिया। अब थैलेसो मतलब क्या होता है? वर्ड थैलेसो इज कंपोज्ड ऑफ सी। अब जिसको सी का फियर लगे, ओशियन से डर लगे, समुद्र में चलने से डर लगे, दैट इज नोन एज थैलेसोफोबिया। उसको क्या बोला जाता है? थैलेसोफोबिया। अगर जिसको समुद्र ही जिंदगी लगे, या जिसको तैरना बहुत अच्छा लगे, दैट इज नोन एज थैलेसोफिलिया। और अगर किसी को बहुत ज्यादा ही लगाव हो उसमें, कि ऐसा हो माइकल फेलिप्स जैसा, कि दैट आई वांट टू लिव इन द सी, आई वांट टू डाई इन द सी, आई वांट टू डाई इन द सी, तो वो ऐसे आदमी को बोलते हैं थैलेसोमेनिया। ठीक है, थैलेसोमेनिया। तो ये दो तीन वर्ड और क्या हो गए? कि थैलेसोमेनिया, थैलेसोफिलिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फोनोफोबिया। फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ साउंड, फोनोफोबिया। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फोनोफोबिया। अब देखो, अगर किसी को साउंड से डर लगे तो उसको बोलते हैं फोनोफोबिया। फोनो इज रिलेटेड टू द साउंड, इवन आवर मोबाइल फोन इज कॉल्ड फोन बिकॉज ऑफ साउंड। फोनोफोबिया मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि फोन से डर लगना, जबकि वो है साउंड से डर लगना। क्या है वो? साउंड से डर लगना। फोनोमेनिया, एक्सेसिव fondness of listening sounds। तो वो क्या है? फोनोमेनिया। क्या है वो? फोनोमेनिया। और फोनोफीलिया, नॉर्मल अफेक्शन, नॉर्मल अफेक्शन टुवर्ड्स साउंड्स, वही है फोनोफोबिया। ठीक है। नहीं, नया वर्ड, डेमोफोबिया। जिसको वन हु इज fearful of
या फ्राइटेंड ऑफ, जिसको लगे डर लोगों का, ऑफ पीपल, जिसको लोगों का डर लगे, देन इट्स नोन एज फोनोफोबिया, डेमोफोबिया. ओके, देन इट्स टर्म्ड एज डेमोफोबिया. डेमोमेनिया, one who is excessive fond of people, जो पीपल का एक्सेसिव फॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं डेमोमेनिया. ओके, सो दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स आर देयर. इनको बोला जाता है रूट वर्ड्स. अगर पीछे फोबिया लग जाए तो मतलब डर, अगर पीछे मेनिया लग जाए तो मतलब एक्सेसिव अट्रैक्शन, अगर पीछे फीलिया लगे तो मतलब नॉर्मल अट्रैक्शन. ठीक है. अब देखो एक वर्ड और भी है दोस्तों, कुछ, हालांकि इन पे हम रोज कुछ ना कुछ वर्ड्स करेंगे, बट इसके अलावा जैसे कौन से वर्ड है. एक वर्ड है क्रेसी. कौन सा वर्ड है? क्रेसी. क्रेसी का मतलब होता है बच्चों टू रूल, शासन करना. ठीक है, क्रेसी का मतलब क्या है? टू रूल, शासन करना. ओके. अब जनरल वर्ड मैं कैसे बोल सकता हूँ? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब, डेमो मतलब अभी बताया था पीपल, पीपल्स रूल, रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, रूल फॉर द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी. सो जब पीपल का रूल हो तो वो डेमोक्रेसी. बट डेमोक्रेसी इज एन इजी वर्ड, वो पूछेगा नहीं, बैंकिंग एग्जाम पूछेगा क्या सर? पूछेगा वो ऑटोक्रेसी. क्या पूछेगा? ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मतलब वन वो, जिसको बोले कि रूल बाय सेल्फ, रूल बाय सेल्फ इज नॉन एज ऑटोक्रेसी. कहाँ से आया वर्ड ऑटो से? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. ऑटोमोटिव, सारों का मतलब क्या होता है? सेल्फ. ऑटोमोबाइल, मोबाइल इंडस्ट्री, सेल्फ जनरेटेड इंडस्ट्री. ठीक है. लेकिन ऑटोक्रेसी के अलावा भी, डेमोक्रेसी के अलावा भी, ठीक है, कैसे आ सकता है और वर्ड? मोबोक्रेसी. मोबो, मोबो मतलब भीड़. मोब वर्ड से बना है भीड़, भीड़ कर. ठीक है, जब भीड़ ही राज कर रहे, रूल बाय क्राउड, रूल बाय वॉयलेंट क्राउड, तो वो क्या है? मोबोक्रेसी. क्या क्या हो गया? डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी. ठीक है. इस रूल से ही कुछ वर्ड और जुड़े हैं. ठीक है. हेजीमनी, टू क्रश और ऑपरेस अदर वन. हेजीमनी. ठीक है. हेजीमनी हो गया. अब हेजीमनी के अलावा, हेजीमनी के अलावा इंपेरियलिज्म, वो किसी कंट्री का, कंट्री, छोटे कंट्री पे, छोटे कंट्री इन द सेंस कमजोर, वीक कंट्री पे शासन, दैट इज नोन एज इंपीरियलिज्म. सो
समझे हेजीमनी और इंपीरियलिज्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलो इनको रब करते हैं, कुछ नए वर्ड्स लेते हैं। ओके, कल्चर, जैसे एक्वा कल्चर, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, जैसे हॉर्टिकल्चर। अब देखो इनका मतलब क्या होता है दोस्तों। कल्चर मतलब टू कल्टीवेट, टू कल्टीवेट, कल्चर मतलब टू कल्टीवेट। ठीक है, अब एक्वा कल्चर क्या होता है, जो वाटर में कल्चर है। ठीक है, वाटर के अंदर कल्टीवेशन किया गया किसी का, नॉन एज एक्वा कल्चर। एग्रीकल्चर, यू नो, एवरीबॉडी नो। सेरिकल्चर, सेरी किससे है, सेरी इज सिल्क से रिलेटेड। ठीक, pisciculture, pisci is related to the fish, cultivation of fish in the ocean or pond, cultivation of, या कई बार कल्टीवेशन के rearing पालना। ठीक है, that is also known as pisciculture। अब हॉर्टिकल्चर वर्ड कहाँ से है, हॉर्टिकल्चर में दो वर्ड और है, फ्लोरा कल्चर और फोना कल्चर। Listen friends, horticulture word is related to the gardening, like consisting of flowers, vegetables, is a broad term. Floriculture is only concentrated to the flowers. Only considered that cultivation of flowers is known as floriculture. ये आपके फील्ड में हो सकता है। हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रॉड टर्म, आपने ब्रॉड गार्डन मीडोज लगाए हैं और उसके अंदर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं। फोना कल्चर is like related to animals, animals, that rearing of animals for the commercial benefits, rearing of animals for commercial benefits। ठीक है, तो ये हुआ कुछ वर्ड्स हमने कल्चर से। देखो कुछ वर्ड्स हम और भी लेते हैं। लॉजी से, लो the study, like the simplest word, the simple word is biology। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ की स्टडी कहते हैं बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी के अलावा और कौन से वर्ड है। ठीक है, बायोलॉजी जूलॉजी ऐसे पढ़ते हो तुम। ठीक है, अब और लॉजी कैसे आ जाए, जैसे एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स की स्टडी, एस्ट्रोनॉमी,
यूनिवर्स की स्टडी, ठीक है। ये लक और स्टार्स की स्टडी, एस्ट्रोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अब दोस्तों ये हिस्ट्री की स्टडी नहीं है, हिस्टो वर्ड आ गया तो हिस्ट्री की स्टडी हो गई। इट्स नॉट सो, इट इज लाइक स्टिल इट इज स्टडी ऑफ व्हाट, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज। अब देखो वर्ड है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। अब इसमें क्या है, डॉन्ट, डॉन्ट मतलब दांत। स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ is known as teeth is known as odontology, odontology. Okay, so these kind of the words are studied in English. They ask, generally ask the root words, so these are asked in the SSC CGL exam, even from banking to the UPSC CSET, they are asked in the various forms. अगर हमें एक समझ है, एक रटाफिकेशन को छोड़ के हम समझ से चलते हैं, जैसे लॉजी जुड़ गया तो पीछे क्या आ गया, स्टडी। फोबिया जुड़ गया तो डर, मेनिया जुड़ गया तो लगाव। सो दिस इज द काइंड ऑफ द थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड्स हैं, अपनी डिक्शनरी में शामिल करते जाओ। 10 वर्ड्स अ डे, 10 शब्द सीखते जाओ, और धीरे धीरे 3-4 महीनों में आपकी वोकैबुलरी ऐसी बिल्ड हो जाएगी दैट यू विल फील बेटर।